बच्चों, आज हम बात करेंगे गांधी जी के सर्वोदय की धारणा की। गांधी जी की सर्वोदय की धारणा प्राचीन भारतीय संस्कृति के वैदिक मंत्र से हमें दिखाई देती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुःख भाग भवेत्। सर्वोदय शब्द का प्रयोग 3 युक्ति संगत और सार्वग्राह्यक रूपों में लगाया जाता है, जिनके द्वारा सबका उदय, सब प्रकार से उदय और सबके द्वारा उदय शामिल है। इनमें सबके द्वारा उदय सर्वोदय का साधन है, सब प्रकार से उदय सर्वोदय की विशेषता है, जबकि सबका उदय सर्वोदय का लक्ष्य है। सर्वोदय में सब प्रकार से सबके द्वारा उदय की भावना, सब लोगों में उत्थान और कल्याण का मर्म इसमें छपा है, और ये लौकिक और पारलौकिक दोनों के लक्ष्यों की सिद्धि का आदर्श है। महात्मा गांधी के जीवन में रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट के संदेश से इतना अधिक रचनात्मक परिवर्तन हुआ कि उन्होंने इस पुस्तक का गुजराती भाषा में अनुवाद सर्वोदय के नाम से किया। गांधी जी द्वारा सर्वोदय की अवधारणा कोई नूतन व्यवस्था न होकर गांधी दर्शन का ही विकसित रूप है, जो अंततः गांधीवादी दर्शन के विश्लेषण और प्रचार का आधार बना। सर्वोदय की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने अनुसार दी है। प्रोफेसर VKRV राव के अनुसार अगर हम देखें तो सर्वोदय एक प्रकार का वर्गविहीन समाज है, एक उत्पादन प्रणाली है जो समृद्ध अर्थव्यवस्था को सृष्टि के लिए विज्ञान और शिल्प विज्ञान का प्रयोग है। ये एक वितरण प्रणाली है जिसमें सबका कल्याण निहित है तथा आर्थिक और राजनैतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण है। सर्वोदय समाज में व्यवस्था का रूप हम देखें तो इसमें कुछ बातों का समावेश किया गया है, जिसमें सबसे पहला है सभी भूमि गोपाल की, जिसमें भूमि पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व न होकर सबको अपनी आवश्यकता अनुसार खेतों के लिए भूमि उपलब्ध रहेगी। उत्पादक ही उत्पादन के साधनों के स्वामी होंगे, जिससे समाज में मजदूरों और किसानों का महत्व बढ़ेगा। ग्रामीण पंचायतें ग्रामीणों के पारस्परिक सहयोग से ग्रामीण स्वावलंबन का प्रयास करेंगी। लोकतंत्र का संचालन, जिसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारिता रहेगी। सर्वदलीय शासन व्यवस्था होगी, जिसमें चुनावों का अभाव होगा और पार्टी विहीन व्यवस्था होगी। सर्वदलीय सहयोग की बात भी इसमें की गई है। संसद में पार्टी के प्रतिनिधित्व के बजाय राष्ट्र का प्रतिनिधित्व होगा। सर्वोदय शासन का ध्येय है सब लोगों के कल्याण और हित की कामना। तो इसके लिए गांधी जी ने 18 तरह के कार्यक्रम बताए थे, जिसमें सामुदायिक एकता, मद्य निषेध, अन्य ग्रामीण उद्योगों का विकास, बुनियादी शिक्षा, महिला शिक्षाओं का उत्थान, प्रांतीय भाषाओं का विकास, आर्थिक समानता, श्रम संगठन, कुष्ठ रोगियों की सेवा, अस्पृश्यता का निवारण, खादी का प्रयोग, ग्रामीण स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी का विकास, किसान उद्धार, आदिवासियों की सेवा, विद्यार्थी संगठन, ये कार्यक्रम इस सर्वोदय के अंतर्गत रखे गए। सर्वोदय व्यवस्था के स्वरूप है। सर्वोदय समाज व्यवस्था के रूप में अगर हम देखें तो ये एक ऐसे वर्गविहीन समाज दर्शन का सूचक है, जिसमें विषमता और शोषण का अंत सहयोग और स्वावलंबन से होगा। व्यक्ति की अपेक्षा मानव का मूल्य, प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व विकास का पूर्ण अवसर और उत्पादन और वितरण व्यवस्था में मानव जीवन को सुखी, समृद्ध और आत्मसंतुष्ट बनाने का प्रयास, जिसमें सामाजिक जीवन में प्रेम, संतोष और त्याग की भावना व्याप्त रहे और स्वार्थ और प्रतिद्वंदिता की भावना का अंत हो जाए। महात्मा गांधी के सर्वोदय की संकल्पना के 3 आधार स्तंभ हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा ग्राम और तीसरा है स्वावलंबन।
सर्वोदय समाज की आर्थिक व्यवस्था अगर हम देखें तो इसमें इन्होंने आर्थिक दृष्टि से निम्नांकित समूहों में इसको विभाजित किया है, जिसमें पहला है सामाजिक गतिशीलता। इसके अंतर्गत महिला उत्थान, अस्पृश्यता निवारण, आदिवासियों की सेवा और सामुदायिकता जैसे कारकों का समावेश है। दूसरा है बचत की प्रेरणा, जिसके अंतर्गत खादी के प्रयोग और मद्य निषेध जैसे कार्यक्रमों का समावेश है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक जागृति, जिसमें प्रांतीय भाषाओं का विकास और राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास आर्थिक विकास के मनोवैज्ञानिक कारण है। चौथा है सामाजिक शक्ति का निर्माण, जिसके अंतर्गत श्रम एवं विद्यार्थी संगठनों का निर्माण, किसानों का उद्धार, आदिवासियों की सेवा, कुष्ठ रोगियों की सेवा और महिला उत्थान आदि कार्यक्रमों के द्वारा सामाजिक शक्ति का निर्माण करके आर्थिक विकास को गतिशीलता प्रदान की जा सकती है। पांचवा है मानव पूंजी का निर्माण, जिसके अंतर्गत सर्वोदय के रचनात्मक कार्यक्रम जैसे बुनियादी शिक्षा, स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वच्छता, स्वास्थ्य शिक्षा आदि का समावेश किया जाता है। छठा है रोजगार सृजन में मजदूरी की व्यवस्था। इसके अंतर्गत खादी का प्रयोग और अन्य ग्रामीण उद्योगों के विकास संबंधी रचनात्मक कार्यक्रम भी आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें सर्वोदय समाज की राजनीतिक व्यवस्था और स्वराज की, तो महात्मा गांधी इस सर्वोदय समाज में राजनीतिक सत्ता का भी विकेंद्रीकरण करने के पक्ष में थे। उनका ये कहना था कि राज्य हिंसा से पूंजीवाद को दबाएगा तो वह भी हिंसा की लपेट में फंस जाने से अहिंसा का विकास नहीं कर पाएगा। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि राज्य के हाथ में राजनीतिक सत्ता केंद्रीकृत न होकर ट्रस्टीशिप भावना का विस्तार किया जाए, ताकि व्यक्तिगत स्वामित्व की हिंसा राज्य की हिंसा के मुकाबले कम रहे। स्वराज और कल्याण की बात के बारे में गांधी जी ने स्वराज्य अर्थात अपने ऊपर अपना राज्य की दृढ़ नीति को उन्होंने प्रोत्साहित किया था। और उनका ये कहना था, स्वराज से मेरा मतलब है लोगों में आम स्वीकृति से होने वाला शासन जो बालिगावादी की बड़ी संख्या द्वारा निश्चित होना चाहिए। उनके अनुसार स्वराज वास्तव में आत्मसंयम का नाम है। वह व्यक्ति आत्मसंयम रख सकेगा जो सदाचारी हो और सत्य को त्यागने वाला न हो। ऐसा व्यक्ति जहाँ रहेगा स्वराज का सुख भोगेगा। सर्वोदय का ध्येय अगर हम देखें तो सुधाकर शेट्टी ने कहा है कि महात्मा गांधी के सर्वोदय का ध्येय सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से मानव समाज का पूर्ण विकास कर और प्रत्येक प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाकर अहिंसात्मक समाज रचना की स्थापना करना है। अब बुनियादी शिक्षा संबंधी गांधी जी के विचार अगर हम देखें तो बुनियादी शिक्षा में भी शिक्षा पद्धति महात्मा गांधी की विशेष देन है। उन्होंने इस शिक्षा पद्धति में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देते हुए कहा था कि मैं वास्तव में जोर उद्योग धंधों या उद्यम पर नहीं बल्कि हस्त उद्योगों द्वारा शिक्षण पर जोर दे रहा हूँ। साहित्य, इतिहास, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, गणित इन विषयों की शिक्षा उद्योगों द्वारा दी जानी चाहिए। आजकल लोग उन पेशों को जो उनके घरों में होते हैं उन्हें भूल गए हैं। पढ़ लिख करके उन्हें एक लड़की का काम हाथ में लिया है और इस तरह वे आज देहात के काम के नहीं रहे। तो उन्होंने बुनियादी शिक्षा 7 से 14 वर्ष के बालक के लिए अनिवार्य और निःशुल्क मातृभाषा के माध्यम से देने की व्यवस्था की बात इसमें की, जिसके अंतर्गत विभिन्न विषयों के साथ साथ विद्यार्थी हस्तकला जैसे कताई, बुनाई, कृषि आदि कार्य और अपने खर्च करने योग्य उपार्जन कर सकेगा, ताकि भविष्य में स्वावलंबी बन सके, यानी शिक्षा के साथ धन अर्जन कर सके। और इसके अलावा उन्होंने शारीरिक श्रम पर के प्रोत्साहन पर भी इन्होंने बल दिया।
गांधी जी भारत में विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम से दी जाने वाली उच्च शिक्षा के खिलाफ थे, क्योंकि इस शिक्षा पद्धति ने विद्यार्थियों को नकलची और रट्टू बनाकर उनके मौलिक विचारों और कार्यों के प्रति सर्वथा अयोग्य बना दिया है, उन्हें आम जनता से दूर कर दिया और इसे जारी रखना राष्ट्र के लिए आत्मघाती है। स्त्री शिक्षा की बात अगर हम करें तो गांधी जी स्त्री शिक्षा के भी प्रचार प्रसार को आवश्यक मानते थे और दोनों के कार्यों में अंतर को ध्यान में रखते हुए स्त्री शिक्षा में बाल विज्ञान, गृह प्रबंधन और संगीत, कला आदि विषयों की शिक्षा पर जोर देते थे। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में देश के विभिन्न कार्यों में लगे अशिक्षित लोगों को शिक्षा देना भी गांधी जी महत्वपूर्ण मानते थे और उनके अनुसार प्रौढ़ शिक्षा का अभिप्राय प्रौढ़ों को केवल अक्षर ज्ञान कराने तक ही सीमित न होकर सच्ची राजनीतिक शिक्षा से अपने देश की महत्ता और विशालता का भाव जागृत करना भी है। अब गांधी जी के मानवतावाद का दर्शन अगर हम देखें तो ये आर्थिक विचारों का एक अभाज्य अंग है जिसमें उन्होंने मानव को सर्वोच्च स्थान दिया। मानवतावाद सामाजिक दायित्वों से युक्त और सामाजिक बुराइयों को रोकने का एक प्रमुख शक्ति है और वह समाजवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। तो मानव और मानवतावाद गांधी दर्शन के केंद्र बिंदु हैं। मानवतावाद सामाजिक दायित्वों के प्रति सजगता उत्पन्न करता है। मानवतावाद सामाजिक बुराइयों को रोकने का सशक्त माध्यम है। मानवतावाद समाजवाद का आधार भी प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार गांधी जी का मानवतावाद उन व्यवस्थाओं का समर्थन करता है जो व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करते हुए नैतिक अहिंसा, न्यायप्रियता और आत्मा को महत्व देता है, जबकि उन व्यवस्थाओं का विरोध करता है जो वर्ग संघर्ष, शोषण और साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित करता है। अब हम इनकी आर्थिक विचारों की आलोचना देखें तो गांधी जी के आर्थिक विचारों की कुछ विद्वानों ने काफ़ी आलोचना की, जिसमें सबसे पहली आलोचना है अव्यवहारिक विचार। गांधी जी के आर्थिक विचार आधुनिक औद्योगिक युग में आर्थिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अव्यवहारिक है। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, खादी का अर्थशास्त्र, मशीनीकरण का विरोध, आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग, स्वदेशी का सिद्धांत आदि वैश्वीकरण के इस युग में प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा है नैतिकता पर ज़रूरत से ज़्यादा जोर। गांधी जी ने नैतिक शक्ति से पूंजीपति और जमींदारों का हृदय परिवर्तन करने की कल्पना की जो कि संभव नहीं है। तीसरा है वर्ग संघर्ष की समाप्ति संभव नहीं है। महात्मा गांधी जमींदारों और किसानों, पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच ट्रस्टीशिप सिद्धांत तथा लघु और कुटीर उद्योग धंधों के स्वामित्व श्रमिकों को सौंप कर वर्ग संघर्ष की समाप्ति की कल्पना करते थे, जबकि शोषणकर्ता स्वेच्छा से शोषण कम करने या छोड़ने को राजी नहीं होता। साम्यवादी ये कहते हैं कि गांधी जी की हृदय परिवर्तन की व्याख्या की ऐतिहासिक पुष्टि भी नहीं होती है। चौथी आलोचना जो इनकी गांधी जी के विचारों की गई वो है आधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग और मशीनीकरण का विरोध उपयुक्त नहीं है। महात्मा गांधी औद्योगिकरण और मशीनीकरण का जो विरोध करते हैं वो तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि आज जिन राष्ट्रों में औद्योगिकरण हुआ है वे राष्ट्र अधिक समृद्धवान और शक्तिशाली हैं। स्वयं नेहरू जी जो कि गांधी जी के राजनीतिक विचारों के समर्थक थे, उन्होंने भी बड़े पैमाने के उद्योग और मशीनीकरण पर जोर दिया था। पांचवा है राज्य की आर्थिक शक्तियाँ। आज की पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक कल्याण में राज्य की महती भूमिका है और राज्य की शक्तियों की उपेक्षा उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे आपराधिक प्रवृत्तियां सर उठाती हैं, तो सरकार को उन पर प्रभावी नियंत्रण करना जरूरी है। छठा है आध्यात्मिक विकास एवं तकनीकी विकास का परस्पर विरोध नहीं, वरन वे एक दूसरे के पूरक हैं। महात्मा गांधी की ये अवधारणा कि तकनीकी विकास आध्यात्मिक विकास में बाधा है, गलत है, क्योंकि तकनीकी विकास भौतिक समृद्धि और मानव की व्यक्तित्व स्वतंत्रता से आध्यात्मिक
विकास में मदद मिलती है। और सातवीं आलोचना जो की जाती है वो है आर्थिक असमानता के पोषक। लोगों द्वारा ये आलोचना की जाती है कि गांधी जी के विचार व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार और स्वामित्व को मान्यता देते हैं। प्रोफेसर अमल दत्ता के अनुसार वर्तमान समाज में प्रभावी वर्गों को अपदस्थ करने के किसी भी आंदोलन के विरुद्ध गांधी जी का सिद्धांत एक रक्षा कवच का काम करता है। तो ये महात्मा गांधी के विचार हमने देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।